हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे CGPSC हनी 10 नोट्स में। चलिए आज बात करते हैं हम कृषि बिल पर। जो किसान विधेयक बिल आया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो कृषि वाले छात्र हैं जो 11th-12th में पढ़ते हैं उस विद्यालय से अनुरोध किया गया था, जिनमें 2 विद्यालय शामिल हैं, नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि किसान विधेयक बिल को समझाइए। तो आइए समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इनमें से कुछ कंटेंट प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसान विधेयक बिल के बारे में। जो विधेयक है उसका नाम है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। आइए देखते हैं कि आखिर जो किसान हैं आंदोलन क्यों कर रहे हैं, विपक्ष के द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है। नए किसान विधेयक बिल से आखिर लाभ किसे होगा, ये वन नेशन वन मार्केट क्या है, संपूर्ण जानकारी आज देख लेते हैं। तो जो नए छात्र हैं ये आपके लिए प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस वाले हों, आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से भी और मेंस के दृष्टिकोण से भी। तो चलिए देख लेते हैं आखिर इतना चर्चा में क्यों है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कृषि विधेयक को इतिहास के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा है कि जो कृषि विधेयक बिल है इसमें पूर्ण बदलाव सुनिश्चित करने की बात की है, जिससे करोड़ों किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। क्या प्रधानमंत्री ने कहा है यह विधेयक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को गति देगी? क्या उनकी ज़्यादा समृद्धि सुनिश्चित करेंगे जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा? क्या यह विधेयक वास्तव में किसानों को कोई विकल्प प्रदान करेंगे, उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाला विधेयक है क्या? इस कृषि सुधार से क्या किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर प्राप्त होंगे जिससे उनका मुनाफा बढ़े? इससे हमारे कृषि क्षेत्र को क्या टेक्नोलॉजी मिलेगा, इससे क्या लाभ मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आज बात करेंगे। हमारे मोदी जी के द्वारा कहा गया है कि यह विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेगा। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। दी फॉर्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशंस एंड फैसिलिटेशंस बिल 2020। प्रारंभ कब हुआ है? तो राज्यसभा में अभी पारित हुआ था, प्रस्तुत दोनों होने के बाद वहां जारी हुआ है, जिसमें 5 जून 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ है राज्यसभा तरफ से। कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। समझेंगे आखिर आगे क्या है। पहले देख लेते हैं हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में। जो 3 विधेयक हैं जिससे शामिल होकर कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 शामिल है। तो पहले नाम देख लेते हैं वे 3 विधेयक कौन से हैं। पहला, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन
दूसरा, कृषि सेवाओं हेतु अनुबंध विधेयक। तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। पहले इसी को समझ लेते हैं कि ये तीनों विधेयक क्या हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले समझते हैं तीनों विधेयक के बारे में कि आखिर क्या है ये। तो देख लीजिए, सबसे पहले है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। चलिए बात करते हैं। इस बिल में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। ये किस में शामिल है? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 में। वर्तमान में देखेंगे कि अभी कुछ विगत वर्षों में जो फसल था उनकी बिक्री केवल मंडी में ही की जा सकती थी। यदि आप व्यापारी के पास भी बिक्री करते थे तो उपज का कम आय प्राप्त होता था। जब वही व्यापारी दूसरे गोदामों में बेचने का प्रयास करते थे तो सरकार के द्वारा, जो राज्य सरकार हैं, उनके द्वारा जब्त करा दिया जाता था खाद्य विभाग के अंतर्गत। तो इस विधेयक में इससे आज़ादी मिलेगी। किसान किसी भी व्यापारी को अपनी इच्छा अनुसार बेच सकते हैं और जो व्यापारी हैं खरीदी करके वे भी दूसरे व्यापारी के पास बिक्री कर सकते हैं। आगे क्या है? प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कम करने की बात कही है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस पर खर्च कम करने की बात कही है। दो राज्य के बीच व्यापार कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। हमारे यहाँ मान लीजिए मंडी के छेड़ के व्यापारी के द्वारा 2000 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की जाती है, 2000 प्रति क्विंटल। वहीं आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 2200 प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की जाती है। तो आप छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी हैं उनको छोड़ के आप मध्य प्रदेश के व्यापारी के पास जाके, चाहे आप किसान हो या व्यापारी हो, सीधे बेच सकते हैं। यही है कि प्रावधानों में राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। दूसरा विधेयक क्या है? कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। इस विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। यह बिल कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस, फार्मा प्रोसेसेस, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए सशक्त करेगा। ये आपका कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक के अंतर्गत है, जिसमें जितने भी मंडी के अलावा जो भी व्यापारी खरीदी की जाएगी उनका भी समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। जिस प्रकार आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा मंडी पे दो फसल की खरीदी की जाती है, उनका एक निश्चित समर्थन मूल्य होता है। उसी प्रकार व्यापारियों के बीच भी एक निश्चित समर्थन मूल्य स्थापित करने की बात कही गई है। आगे क्या है? अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता और फसल
स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये सभी वर्तमान में भी लागू हैं, जिसमें फसल की सुविधा भी दी जाती है, जिसमें बीमा कराया जाता है। यदि नुकसान होता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा की जाती है। देखेंगे कृषि ऋण की सुविधा भी प्राप्त होती है। तकनीकी सहायता बीच बीच में देखेंगे। जो जन सुराज होता है, जिसे ग्राम सुराज कहते हैं, उसमें तकनीकी जो उपकरण होते हैं उनका वितरण किया जाता है एक निश्चित राशि पे। ये सभी विधेयक में शामिल हैं। तीसरा कौन सा विधेयक है इसमें? आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। आइए देख लीजिए आखिर ये क्या है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इस बिल में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इसमें देखेंगे जरूरी नहीं है कि आप केवल मंडी में ही बिक्री करें, आप स्वयं मार्केट में जाकर विक्रय कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की स्टॉक तय नहीं की गई है। माना जा रहा है कि विधेयक के प्रावधानों से किसानों को कोई सही मूल्य मिल सकेगा, क्योंकि बाजार में स्पर्धा बढ़ेगी। कहना क्या है? यदि आपके पास प्याज है, आलू है, तो अलग अलग व्यापारी के पास अलग अलग फसल रहेगा, तो आप स्वयं जाकर बाजार में विक्रय कर सकते हैं, न कि किसी बिचौलियों को देकर, किसी व्यापारी को देकर। आप स्वयं किसान मार्केट में जाकर अपने हिसाब से अपने दर पर विक्रय कर सकते हैं। ये रहा जो 3 विधेयक हैं उसके बारे में। आइए जिस पे बात कर रहे थे वहां फिर चलते हैं पुनः। प्रारंभ देख लिए कि 5 जून 2020 से माना जाएगा। कृषि मंत्री भी देख लिए कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं। 3 विधेयक अभी तुरंत बात किए हैं कि वे 3 विधेयक में क्या क्या शामिल हैं उसके बारे में। इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए कि 5 जून 2020 को तीनों विधेयक अधिनियम के रूप में प्रस्तुत हुआ था। ये तीनों इसको देख चुके। आगे क्या है? लक्ष्य 2020 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या लक्ष्य रखा गया है? कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं संसद। तो विधेयक 2020 को मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा प्रस्तुत और पारित हो गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। ये आपका संसद हुआ। आइए बात करते हैं जहां से आपको समझना है। पहले समझते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो बात कर लेते हैं। हाल ही में लोकसभा में कृषि विधेयक, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता तथा सेवा विधेयक 2020 को बहुमत से पारित कर दिया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। केवल राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर बाकी है। इसमें प्रावधान क्या है? पहला, किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। तो समझिए कि आखिर प्रावधान कहना क्या चाहता है। देखेंगे कि किसानों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा खरीदी
जाती है, जिसका एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे कुछ राज्यों में देखेंगे 1 एकड़ में मैक्सिमम 15 क्विंटल ही धान खरीदी की जाती है। तो इसके जगह आपकी जो उपज है, मान लीजिए 15 की जगह निश्चित है कि ज़्यादा ही होगा या कम होगा, 15 फिक्स नहीं है। तो अगर आपकी उपज 15 क्विंटल से ज़्यादा हो जाती है तो 15 क्विंटल आपका सरकार खरीदेगा। कहाँ पर? मंडी पे। उससे जो अधिक फसल बचेगी आप उसको व्यापारी को छोड़ के, जो सरकार एक निश्चित मंडी तैयार करेगा, जो व्यापारी के रूप में रहेंगे, वहाँ जाकर आप बेचने की पूरी आज़ादी रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ग्रामीण स्तर के किसान होते हैं वे अपने क्षेत्र के व्यापारियों को विक्रय करते हैं। तो क्या ग्रामीण जो स्तर के व्यापारी हैं वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद पाएंगे? क्या जो व्यापारी हैं, जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी कि व्यापारी लोगों को भी इस मूल्य पर फसल खरीदी करना है, तो क्या व्यापारी लोग ऐसा कर पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। छोटे किसान नहीं तो दूसरे राज्य जाकर मंडी के जो समर्थन मूल्य है उस पर बिक्री कर पाएंगे। इन्हीं सभी के लिए किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन कुछ अफवाह भी हैं। क्या अफवाह हैं? कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के लिए कृषि बिल लाया गया है। लेकिन कृषि बिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह लगातार आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा, ऐसा विधेयक में लिखा गया है। और क्या अफवाह चल रहे हैं? अफवाह चल रहा है कि अब मंडियों का अंत हो जाएगा, जहां सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है। ऐसा अफवाह फैल रहा है कि अब मंडियों का अंत हो जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि मंडी व्यवस्था जो पहले की तरह है वह लगातार जारी रहेगा। इसमें आप देखेंगे जो कृषि बिल किसान की आज़ादी के लिए है, जिसमें वन नेशन वन मार्केट से अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। किसान पर भी निर्भर रहने के बदले जो खाद्य उत्पादन कंपनियां हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जिसमें किसान यदि उसका उपज ज़्यादा हो जाता है तो कोई कंपनी उससे संबंधित उत्पादन करता है तो किसान वहां अपना पार्टनरशिप रख सकता है, जिससे उसको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। बिल में साफ निर्देशित है, देखेंगे अगर पढ़ेंगे तो, कि किसानों की जो ज़मीन है, यह भी अफवाह फैल रही है कि किसानों की ज़मीन धीरे से बिक्री हो जाएगी। तो वहाँ किसानों की ज़मीन की बिक्री, लीज और गिरवी, इनको पूरी तरह से निषिद्ध किया गया है। करार केवल फसलों का हुआ है, न कि उनके ज़मीनों का। तो यही है, किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। दूसरा क्या है कि 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, प्रावधान में शामिल है। वही बताया प्रारंभ में कि मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है 2,000 रुपये। वहीं मध्य प्रदेश में मान लीजिए उस फसल की कीमत 2,200 रुपये है, तो किसान वहां जाकर विक्रय कर सकता है। किस कंडीशन पर? तो जो सरकार का मंडी होता है वहां नहीं कर सकते हैं। जो सरकार के द्वारा व्यापारियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेंगे वहां जाकर विक्रय करेंगे। ये आपका दूसरा प्रावधान था। तीसरा है मंडी और बाहर दोनों जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा। वही है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत राज्यों में फसलों की उपज की खरीदी की जाती है, उसी तरह व्यापारियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा कि उसी मूल्य के अंदर ही वे खरीदी करेंगे, न कि उससे
कम पर। तो ये प्रमुख प्रावधान शामिल हैं विधेयक पर। इसी में देखेंगे कि लोगों का कहना है कि बड़े कॉरपोरेटों का फायदा होगा और किसान का नुकसान होगा। और क्या चल रहा है कि बड़ी जो कंपनियां हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनके नाम पर किसानों का शोषण होगा। जो किसानों की जमीन है वह पूंजीपतियों को दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत ही खरीदी की जाएगी और आपकी ज़मीन कभी भी नहीं बिक्री की जाएगी, न ही किसी को लीज दी जाएगी, न गिरवी रखी जाएगी। ये रहे प्रमुख प्रावधान। बात आई है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो आइए समझ लेते हैं आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो देखेंगे कि जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य जब गिर रहा हो तो किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए फसल बोने से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तो किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए फसल जब बोई जाती है उससे पहले सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। तो वर्तमान में बताइए आप सभी लोग कि कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हो चुका है? चलिए बताइए आप ही लोग। तो 24 फसल। आगे बात करेंगे। इसी में है राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी। क्या है ये? तो कृषि उपज विपणन समिति कृषक उत्पादों की बिक्री के लिए संचालित मंडियों के अलावा एक वैकल्पिक चैनल मुहैया कराने के लिए नया कानून बनाया गया है, जिसमें आप किसी बिचौलियों को छोड़ के आप स्वयं व्यापारी के पास जाकर विक्रय कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जब आप स्वयं किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा, जब आप मंडी धान बेचने जाते हैं तो वहां बिचौलिया रहते हैं। जो मंडी के सदस्य होते हैं उनके द्वारा देखेंगे तौलने के लिए अलग होते हैं, जो आपके धान रहती है उनके बोरी पलटने के लिए दूसरे व्यक्ति रहते हैं। तो वहां आपके धान में कमी निकाली जाती है। आप घर से जितना ले जाएंगे वहां वजन कम आता है। ऐसा क्यों होता है? तो बिचौलियों के द्वारा आपके धान की मूल्य कम कर दी जाती है, जिससे बिचौलियों को वहां फायदा होता है। आपके धान में कमी निकाली जाती है, जिससे आपको जितना आपको मिलना चाहिए उसका मूल्य उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। इसी में आगे क्या है? वन नेशन वन मार्केट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देश के किसी भी राज्य में अपना उपज बेच सकते हैं। नए विधेयक के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले क्या होता था कि व्यापारी वर्गों को डर रहता था, किसान क्या है एक निश्चित अनुपात पर ही मंडी पे अपना धान या जो भी फसल है उनका विक्रय कर पाते हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो धान के ही बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यदि उत्पादन ज़्यादा हो जाता है धान की तो वे व्यापारी वर्ग के पास अभी वर्तमान में बेचा करते थे, लेकिन व्यापारी वर्ग के द्वारा कम मूल्य पर धान की खरीदी की जाती थी। क्यों खरीदी कम की जाती थी? कम दामों पर। तो आप देखेंगे सरकार के द्वारा खाद्य विभागों को आदेश मिल जाता था कि इन बिचौलियों जो व्यापारी वर्ग हैं जो खरीदी कर रहे हैं किसानों के फसल का, उनको जब्त कर लिया जाता था। इससे व्यापारी वर्ग को नुकसान होता था। क्यों होता था? क्योंकि
खाद्य विभाग के द्वारा जब्त कर लिया जाता था। इससे होता क्या था कि व्यापारी वर्गों के द्वारा एक निश्चित अनुपात पर नहाकर कम दामों पर उसकी खरीदी की जाती थी और ऐसे समय में उसका उठाव किया जाता था। बोलना चाहिए कि रात के समय व्यापारी वर्गों के द्वारा खरीदी की जाती थी, जिस समय खाद्य विभागों को कोई सूचना प्राप्त नहीं होता था। लेकिन जो नया विधेयक है उसमें व्यापारी वर्ग यदि कहीं भी ले जा सकता है तो निश्चित है कि किसानों का जो फसल है उसको अधिक दामों पर वह खरीदेगा। तो इसीलिए 2022 तक उनकी जो किसानों की आय है दोगुनी लक्ष्य रखा गया है। अगला बात कर लेते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग पे। आखिर देखते हैं कि CACP क्या है। तो भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। कौन सा? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। देख लिए कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। स्थापना कब हुआ है? तो जनवरी 1965 में। उद्देश्य क्या है इसके स्थापना का? तो यह आयोग कृषि उत्पादों के संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तय करना। इसमें आप देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी की जाती है उसको सलाह देने का कार्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। तो कार्य क्या है इनका? कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देना। पहले आपसे प्रश्न पूछा हूं कुछ देर पहले, बताइए MSP कितने फसलों पर जारी हो चुका है? तो CACP द्वारा 24 कृषि फसलों के MSP जारी किए जा चुके हैं। ये रहा आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP के बारे में। समझने वाली बात है आपको कि किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं और विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। तो आइए इसको समझते हैं कि किसान आंदोलन क्यों कर रहा है। पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त होने की मंशा है। ऐसा अफवाह फैल रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा खरीदी की जाती है वह समाप्त हो जाएगा। विरोध का कारण क्या है? तो देखेंगे किसान बिल के खिलाफ विपक्ष और किसान जो संघ होते हैं वे तैयार हो चुके हैं और विरोध प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें कृषि संबंधित जो 2 विधेयक हैं वह रविवार को राज्यसभा में मंजूरी दे दी गई है। इस पर केवल राष्ट्रपति हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनका हस्ताक्षर करना बाकी है। जब इनका हस्ताक्षर हो जाएगा उसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा, जिसके विरोध में अभी आंदोलन चल रहा है। और क्या कारण है? जो कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य है संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020, इसके तहत जो किसान हैं या कोई व्यापारी हैं अपनी उपज को मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से आसानी से व्यापार कर सकेंगे। तो व्यापार कर सकेंगे तो नुकसान किनका है? तो जो बीच में बिचौलिया आते हैं उनका नुकसान है। तो इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? इनके द्वारा भड़काऊ SMS दिया जा रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है वह समाप्त हो जाएगा। इसके विरोध में क्या है? किसानों के द्वारा आंदोलन में शामिल होते जा रहे हैं। इसी में देखेंगे इस बिल के अनुसार राज्य की सीमा के अंदर या फिर राज्य के बाहर देश के किसी भी हिस्से पर किसान अपनी उपज का व्यापार कर सकेंगे। तो नुकसान किसका है? तो जो बिचौलिए हैं उनका है। इसके लिए व्यवस्थाएं की जाएगी, लेकिन जो किसान हैं कुछ हद तक किसान असमंजस में हैं। क्यों हैं? शायद कुछ हद तक सरकार समझाने में असमर्थ रही है कि किसानों को क्या है इसमें, क्योंकि बहुत से डर हैं जिनकी वजह से किसान घबराए हुए हैं
और सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ तक कि अब सरकार का एक घटक जो दल था शिरोमणि अकाली दल भी इस विधेयक के खिलाफ हो गए हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो कि एक कृषि अध्यादेश है, इस पर यह हंगामा क्यों हो रहा है। तो वही बताया कि शायद कुछ हद तक सरकार समझाने में असमर्थ रही है। भारत में जो छोटे किसान हैं उनकी संख्या आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है। जो किसान हैं उनमें लगभग करीब 85% किसानों के पास केवल 2 हेक्टेयर से कम जमीन होते हैं। ऐसे में क्या है, उन्हें बड़े खरीदारों से बात करने में परेशानी आती है। क्यों आती है? देखिए, कम उनका जमीन है। चलिए सीधा आंकड़े पे बात करते हैं। 85% व्यक्तियों के पास 2 हेक्टेयर जमीन है। 2 हेक्टेयर मान लीजिए 2 एकड़ है। 1 एकड़ में उनकी उपज होती है 20 क्विंटल। तो 2 एकड़ में कितना हुआ? 40 क्विंटल। तो 15 दूनी 30 क्विंटल तो सरकार के द्वारा खरीदी कर ली जाएगी। लेकिन जो 10 क्विंटल बचता है उसमें से खाने पीने के लिए भी किसान अपने पास रखेगा। तो मान लीजिए 3 से 4 क्विंटल अपने पास रख लेता है। बचता कितना है? 6 क्विंटल। तो क्या 6 क्विंटल जो छोटे किसान हैं वह बड़े किसानों के पास, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके पास बात कर पाएंगे? इससे होता क्या था कि खरीदारों से बात करने में परेशानी आती थी। इसके लिए वह या तो बड़े किसान या फिर बिचौलियों पर निर्भर होते थे। जो बड़े किसान हैं उनको बेच देते थे या बिचौलियों को ही बेच देते थे, जो कुछ वर्षों में आपको देखने को मिला होगा। फसल के सही दाम सही वक्त पर मिलना संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि जो ग्रामीण स्तर के व्यापारी हैं उनके पास भी आय आनी चाहिए, तब ना वे किसान वर्ग को पैसा दे पाएंगे। तो इन विधेयकों के बाद यह आसानी से अपना व्यापार कर सकेंगे। एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा, जिनके लिए एक नीति तैयार की जाएगी। इससे क्या है, नहीं तो किसान को किसी बात का डर रहेगा, ना बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके अलावा देखेंगे, मंडियों के अलावा व्यापार क्षेत्र में जो फार्म गेट होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज किया जाता है, इन सभी के लिए संगठित जो रिटेलर होते हैं उनका सीधा संबंध आपसे स्थापित किया जाएगा, अर्थात किसानों से स्थापित किया जाएगा। तो इसमें बिचौलियों का काम नहीं रहेगा। तो उन्हीं बिचौलियों के द्वारा देशव्यापी जन आंदोलन बुलाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें किसानों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है और अफवाह ज़्यादा फैल रहे हैं। तो किसानों की इन चिंताओं के बीच जो राज्य सरकार हैं, खासकर आप देखेंगे पंजाब है, हरियाणा है, इस बात का डर सता रहे हैं उन्हें, अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में जितने टैक्स प्राप्त होते हैं वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आप देखेंगे जो खास तौर पर जो आंदोलन हो रहे हैं वह हो रहा है पंजाब और हरियाणा क्षेत्र पर। तो यही कारण है कि वहाँ सरकार को जो बिचौलियाँ होते हैं उनसे उन्हें टैक्स प्राप्त होता है। क्या होता है इनके बारे में हम समझेंगे कि विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। तो ये रहे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके कारण। दूसरा क्या है, मंडियों का अंत होगा। ये उनकी जो बिचौलियां हैं उनके द्वारा अफवाह फैलाई जा रही हैं। तीसरा, बड़े कॉरपोरेटों का फायदा होगा और किसान का नुकसान होगा। ऐसा कैसे, किनको लग रहा है? तो किसान वर्ग को लग रहा है। ये सभी भ्रामक बातें हैं। क्यों हैं इनके बारे में आइए बात कर लेते हैं कि आखिर विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है। तो सभी तैयार हैं जानने के लिए कि विपक्ष आखिर विरोध क्यों कर रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं। प्रारंभ में देखेंगे, जब 5 जून को यह विधेयक लाया गया था, 5 जून 2020 को, तब किसी भी राजनीतिक दल
व किसान संगठन द्वारा कोई विधेयक, कोई विरोध नहीं जताया गया था। कब की स्थिति है? तो प्रारंभ में जब 5 जून को यह विधेयक लाया गया था, तब किसी भी राजनीतिक दल व किसान संगठन द्वारा कोई विरोध नहीं जताया गया था। आज जो इसके विपक्ष में हैं, जैसे तमाम विपक्षी दल सरकार के विपक्ष हैं, जिनमें पंजाब की कांग्रेस सरकार भी है और एनडीए में शामिल अकाली दल भी है, और कुछ पार्टियां हैं जो सहयोगी दल इसके पक्ष में थे। जितने आज विपक्ष में हैं, किनके जो विधेयक हैं, पहले 5 जून को सभी इसके समर्थन में थे। इसी में फिर आते हैं आड़तिया। क्या है आड़तिया? तो आड़तिया देखेंगे, जो दूसरों का फसल होता है उसमें कमीशन लेकर बिकवाने का काम करते हैं। कौन? तो आड़तिया। समझिए, पुनः बोल रहा हूँ, आंदोलन कहाँ हो रहा है? तो पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में। समझिए, खास तौर पर आप देखेंगे पंजाब क्षेत्र पर, तो वहाँ आड़तियाँ का विशेष महत्व होता है। कहाँ पर? जब आपकी बिक्री फसल की जाती है तो उनसे सरकार को ज़्यादा फायदा होता है। क्यों होता है? लगभग 20,000 आड़तियाँ हैं। आड़तियाँ से आशय है जो दूसरों की फसल को कमीशन लेकर बिकवाने का काम करते हैं। जो दूसरे के उत्पादन हैं उनके कमीशन लेकर बिकवाने वाला काम करते हैं, यही है आड़तियाँ। तो अकेले पंजाब में आप देखेंगे कि 28,000 से भी अधिक आड़तियाँ हैं। ये बिचौलिए हैं। इनकी पहुंच और प्रभाव न केवल किसानों तक सीमित है। किसानों तक क्यों? क्योंकि स्वयं ये 28,000 बिचौलिए हैं। तो सोचिए कितने किसान होंगे जो इनके पास विक्रय करते हैं। 28,000 इनकी संख्या है, तो निश्चित रूप से है कि राजनीतिक दलों से इनका संबंध होगा, इनकी पहुंच होगी। तो यही कारण है कि जो आड़तियां हैं, जो बिचौलिए हैं, वे किसान को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। कारण आपको बताया हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी का। केवल यही 2 कारण हैं जिनके कारण ये बिचौलिए किसानों को अफवाह फैलाकर, भड़काकर किसान सड़क पर आने लगे हैं। समझ गए? देखिए, अकेले पंजाब में आप देखेंगे कि 28,000 से भी अधिक ये आड़तियाँ हैं, अर्थात बिचौलियाँ हैं। इनकी पहुंच और प्रभाव न केवल किसानों तक सीमित है, बल्कि राजनीतिक दलों में भी है। इस पहुंच के कारण ही ये आड़तियाँ किसानों को भड़काते हैं, जिससे किसान अभी वर्तमान में सड़क पर आने लगे हैं। इसी में फिर वही तमाम विपक्षी दल हैं जो 5 जून को समर्थन करते हैं, आज इन विधेयकों का विरोध करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि किसान सड़क पर आ गए हैं। तो ये आज किसान हितैषी देखने की होड़ मच गई है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूं? कि 5 जून 2020 को जितने भी पक्ष विपक्ष वाले थे, वे उस समय समर्थन कर रहे थे जो नई कृषि विधेयक भी लाई है उस पर, लेकिन आज स्वयं किसान सड़क पर आ गए हैं, जिनके कारण जो विपक्ष वाले हैं, जितने भी तमाम विपक्षी दल हैं, इन विधेयकों का विरोध करते हुए किसान हितैषी देखने की होड़ मच गई है। तो यह क्या है आप स्वयं समझ सकते हैं। तो यह केवल वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित विरोध है। जो वर्तमान में विरोध चल रहा है केवल यही है कि वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित विरोध है। क्योंकि अगर किसान का ये लोग समर्थन करते हैं, जो किसान भड़का के सड़क पर उतर आए हैं, जो समझ नहीं पाए हैं, वही बात है कि शायद कुछ हद तक सरकार समझाने में असमर्थ रही है, जिससे किसानों को क्या हुआ है, इसमें बहुत से उनको डर हो गया है, बहुत सी बातें असमंजस सी हो गई है, जिनके कारण वे स्वयं सड़कों पर उतर आए हैं। तो इससे सरकार को पहले समझाने के लिए देखेंगे 2 दिन पहले जो हमारे मोदी जी हैं, वे फेसबुक में लाइव आए थे।
उनमें उन्होंने बात किया था कि जो विपक्षी दल बोल रहे हैं, जो बिचौलिए बात कर रहे हैं, उनसे बच के रहिएगा। उन्होंने क्लियर कह दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित रहेगा। इसके अलावा जो मंडी में खरीदी हो रही है वह लगातार होते रहेगी। ये हैं जो विपक्ष के द्वारा विरोध किए जा रहे हैं उसके बारे में। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। जो किसानों को डर है, आप लोग भी समझाइएगा अपने घर वालों को कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी निश्चित रूप से होगी। जो आपकी फसल बच जाती थी, आप गांव के व्यापारियों को बेचते थे, जो बिचौलिए से बेचते थे, उससे अच्छा है सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी, आप वहां डायरेक्ट जाकर बेच सकते हैं। भले आपकी फसल कम हो, लेकिन आप समूह में भी जाकर बेच सकते हैं। लेकिन कुछ कृषि जो विशेषज्ञ होते हैं, उनका मानना है कि जो छोटे किसान हैं, क्या वे 2 क्विंटल 4 क्विंटल बेचने के लिए जो सरकार तय करेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि मंडी को छोड़कर वहां बेचने जाएंगे? तो देखिए, वर्तमान दृष्टिकोण में भी अगर आप देखेंगे कि 15 क्विंटल आपकी 1 एकड़ में धान की खरीदी मंडी में की जाती है। किनके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ये राज्य सरकार तय की है। तो देखिए, आपके पास पहले भी 5 क्विंटल बचता था, आप बिचौलियों को बेचते थे, तो अब आपको कम आय प्राप्त होती थी। यदि आप सरकार के द्वारा तय किए गए व्यापारी वर्ग हैं, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप नहीं बेच पाते हैं, तो कम से कम आप गांव के जो बिचौलिए हैं या छोटे व्यापारी वर्ग हैं, उनके पास बेच सकते हैं। तो पहले जितना आप मान लीजिए मंडी में आपका रेट इस साल 2500 रुपये था, अगर आप व्यापारी वर्ग को 1500 रुपये में दिए होंगे मान लीजिए, तो कम से कम नई कृषि विधेयक बिल आने के बाद आप 1500 के स्थान पर 1700 पर बेच सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा कम से कम 2500 अगर मंडी में खरीदी की जा रही है, तो 2000 व्यापारी वर्गों के लिए भी बोला जाएगा कि आप कम से कम 2000 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कीजिए। लेकिन सरकार के द्वारा वर्तमान में कितनी खरीदी की जाती है? तो 1875 रुपये धान की खरीदी। ये 2500 तो राज्य सरकार जो बोनस देती है उसके तहत प्राप्त होती है। तो 1875 में किसानों को पहले 1200 में मान लीजिए खरीदी की जाती थी, तो सरकार तक कम से कम तय करेगी 1300-1400। तो इससे क्या है, जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं उनकी आय में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। तो ये रहा संपूर्ण जानकारी किसान विधेयक बिल पे। ये आपका मेंस आंसर राइटिंग वाले आपके लिए यह पहला प्रश्न था। तो ये इसमें आपको प्रश्न देने का मकसद केवल यही था कि आपकी समझ देखनी थी कि आप कृषि विधेयक बिल के बारे में क्या समझ रखते हैं, क्या आपके पास इसकी कुछ जानकारी है या नहीं है। ये आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट बातें की गई है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा। हम निश्चित रूप से इसको संक्षिप्त में और अच्छे से समझने का एक बार चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। कुछ दिन और बाद इस पे एक बार और मैं चर्चा परिचर्चा कर लूँगा, तो कमेंट में बता दीजिएगा का क्या समझ में नहीं आया है। इसके बारे में एक बार और बात कर लेंगे जब पूर्णतः राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर कर दी जाएगी और यह कानून का रूप ले लेगा उसके बाद। ये आपका पहला प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। इसके बारे में देख चुके हैं मेंस आंसर राइटिंग वाले। आज हम मॉडल आंसर का 19वां दिन देखने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। जो मेंस आंसर राइटिंग वाले हैं, इनके अलावा जो प्रीलिम्स के छात्र हमें सहयोग प्रदान किए हैं, उन्हें हमारे CGPSC इनहेरिटेंस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें आगे आए। इससे हमें प्रोत्साहित मिला और आगे जो भी सहयोग करना चाहते हैं आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। आपके लिए एक रणनीति बनाई गई है, देखते हैं इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना चाहते हैं, तो आप लोग भी जितना बन पाए आपसे सहयोग कीजिए। दूसरा प्रश्न था लाखा बाटा व्यवस्था क्या है? तो समझ लीजिए लाखा बाटा व्यवस्था क्या है। उत्तर, लाखा बाटा व्यवस्था, यह व्यवस्था 1864-65 के समय जारी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ में खेत बदलने की प्रथा प्रचलित थी।
इसका आंसर बहुत से छात्रों ने गलत लिखा है, एक दो को छोड़ के। देखा आज मैं मॉडल आंसर, सॉरी आपका पीडीएफ। तो लाखा बाटा को देख लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि लाखा बाटा व्यवस्था क्या है। यह व्यवस्था 1864-65 के समय जारी थी, जिसमें छत्तीसगढ़ में खेत बदलने की प्रथा प्रचलित थी। प्रत्येक किसान द्वारा बारी बारी से अच्छे फसल उपजाऊ खेती का उपयोग कर जमीन की अदला बदली की जाती थी। इसमें होता क्या था, जो किसान वर्ग थे, जहां फसल ज़्यादा होती थी उसकी अदला बदली करते थे कि कुछ समय मान लीजिए ए के द्वारा खेती की जा रही है तो कुछ समय बाद बी के द्वारा खेती की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या था, तो सर्वोत्तम जमीन पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का ही एकाधिकार न बन पाए। यह रहा आपका लाखा बाटा व्यवस्था। तो याद रखेंगे, मेगा टेस्ट में आपको मैं ये प्रश्न 60 शब्दों में दूंगा, तो कम से कम इतने शब्द आप शामिल कीजिएगा। उसके बाद शब्दावली के अनुसार आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, लेकिन ये बातें आपके फैक्ट में शामिल होनी चाहिए। लाखा बाटा व्यवस्था 60 शब्द में आपको समझाना रहेगा। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। आज का तीसरा प्रश्न था, जनजातियों में प्रवासन के आंतरिक कारक और बाह्य कारक को समझाइए। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में हैं आप लोग, पीडीएफ जमा कर रहे हैं, तो कम से कम आप चेक भी कर लिया कीजिए। कल मैंने बोला था जब आपको प्रवासन के बारे में समझाना था, तो वीडियो के दौरान बोला था कि यह जनजातियों की प्रमुख समस्याओं के रूप में विद्यमान है। इसमें जनजातियां अपने मूल क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान करती है। मुख्यतः यह दो कारणों से होता है। तो कम से कम आप मॉडल आंसर देख रहे हैं तो इन बातों का तो उल्लेख करना था। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप मेगा टेस्ट में शामिल हो रहे हैं तो जो हम आपको एक दिन में फीडबैक देंगे उससे आप सुधर जाएंगे। नहीं, हम आपको डेली फीडबैक दे पाएंगे क्योंकि प्रीलिम्स की भी कक्षाएं रहती है। आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग की रणनीति अभी और आगे तैयारी की जा रही है कि आपके लिए हम और बेहतर से बेहतरीन क्या कर सकते हैं। तो कम से कम पीडीएफ अगर जमा करते हैं तो मॉडल आंसर भी चेक कर लिया कीजिए। फिर मैं इसी बात को आपको बोलूँगा, लाखा बाटा व्यवस्था के लिए जैसे अभी बहुत से छात्र आए नहीं हैं, मेगा टेस्ट में शामिल होंगे और कुछ भी अन्यथा बातों का उल्लेख करेंगे। इससे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आप मेगा टेस्ट में जो भी प्रश्न आए उसको लिख कर आप मेंस आंसर राइटिंग सीख जाएंगे। जब तक आप प्रतिदिन लिखने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। कम से कम जो बोला जाता है उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। इन तथ्यों को अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो आपको अंक कैसे प्राप्त होगा। पहला, आंतरिक कारक। आंतरिक कारकों में एक ऐसे कारण शामिल होते हैं जो जनजातियों को अपने मूल क्षेत्र से बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं। इनमें सामाजिक पिछड़ापन, कमजोर आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता, आर्थिक शोषण आदि प्रमुख हैं। ये क्या रहे आपके आर्थिक कारक। एक बार और देख लीजिए कि आर्थिक कारकों में ऐसे कारण शामिल होते हैं जो जनजातियों को अपने मूल क्षेत्र से बाहर जाने के लिए बाध्य करते हैं। इनमें सामाजिक पिछड़ापन, कमजोर आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, गरीबी, ऋणग्रस्तता, आर्थिक शोषण आदि प्रमुख हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। ये आपके 30 शब्द के प्रश्न रहेंगे मेगा टेस्ट में कि प्रवासन के समस्या में जो आंतरिक कारण हैं उनका उल्लेख कीजिए। 30 शब्द में आपको लिखना है, तो आप केवल इनमें सामाजिक पिछड़ापन से लेकर आदि प्रमुख हैं, इन बातों का उल्लेख कीजिएगा। 30 शब्द के प्रश्न में ना याद रखेंगे। अगला है बाह्य कारक। बाह्य कारक ऐसे कारक होते हैं जो जनजातियों को बाहरी क्षेत्रों की ओर आकर्षित करते हैं। इनमें रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा की उपलब्धता, आर्थिक लाभ की संभावना, भौतिक साधनों के प्रति आकर्षण, जागरूकता आदि शामिल हैं। ये आपके
बाह्य कारक। कुछ नए छात्र हमारे मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में शामिल हुए हैं, जिन्होंने ने पर्सनल SMS करके बोला था कि सर शब्द सीमा तय कीजिए। तो पहले आप सोमवार से शुक्रवार तक जितना जानते हैं उस टॉपिक के बारे में उतना लिखिए। शनिवार को मेगा टेस्ट होता है, उसमें आपको शब्द सीमा तय की जाती है, आपके अंक के प्राप्तांक दिए जाते हैं और टॉप 10 छात्रों के नाम और आपके प्राप्तांक प्रत्येक मेगा टेस्ट में अभी तक दिया गया है और आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो आप सोमवार से शुक्रवार तक उसके बारे में जितना जानते हैं लिखते रहिए। आज का प्रश्न चौथा था कि जनजातियों में धार्मिक जो समस्याएं कैसे उत्पन्न हो रही हैं। तो इनमें बहुत से लोगों ने अन्यथा बातों का ज़्यादा उल्लेख कर दिए हैं। धार्मिक समस्याएं आपको बताना था कि वर्तमान में उत्पन्न कैसे हो रही है। प्रश्न पूछा गया है कि कैसे उत्पन्न हो रही है। तो देख लीजिए, जनजातीय समाज में हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इनके प्रभाव से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई है। एक ही समूह के लोगों द्वारा अलग अलग धर्म अपनाए जाने से परस्पर टकराव, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। धर्मांतरण जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। ये आपको लिखना था। जनजातियों में धार्मिक समस्याएं कैसे उत्पन्न हो रही है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पर हम आपको मेंस आंसर राइटिंग कराया जाता है, तो आपको हम यहाँ समझा नहीं पाएंगे। आपको प्रतिदिन जिस भी ग्रुप में होंगे आप मेंस आंसर राइटिंग के, वहाँ आपको सुबह या रात को ही लिंक भेज दिया जाता है कि इस टॉपिक पे आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो समझने के लिए आप वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल शब्द सीमा पे और जो तथ्य हैं उनको शामिल करते हैं, न कि यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपका चौथा प्रश्न था। आज का पांचवा प्रश्न था सूबा शासन व्यवस्था के शासकों के क्रम लिखिए। तो देख लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास है। आपको जितने छात्र देख रहे हैं, देख लीजिए, जो PDF जमा नहीं किए हैं, क्या आपसे यह प्रश्न नहीं बना? क्या आपको जिलेदारों का नाम नहीं पता है? क्या आपको ब्रिटिश अधीक्षक पता नहीं है? जब आपको प्रीलिम्स की ये फैक्ट बातें याद नहीं है, तो मेंस आंसर राइटिंग किस प्रकार से आप कर रहे हैं? आप कम से कम वीडियो नहीं तो आपके पास कुछ ना कुछ नोट्स होगा, वहाँ से आपको लिखने का प्रयास करना था। देखिए कितने कम लोग लाइव में हैं, अर्थात जितने लिख रहे हैं केवल वही लाइव क्लास में प्रतिदिन रहते हैं, मॉडल आंसर चेक करते हैं। जितने भी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में हैं, लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं सीखेंगे भी नहीं। कम से कम ऐसे प्रश्न को तो लिखिए जो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप कैसे एग्जाम दे पाएंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे? प्रश्न पांचवा था सूबा शासन व्यवस्था के शासकों का क्रम लिखिए। उत्तर देखिए, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था तो 1787 से 1818 ईस्वी तक इस सूबा शासन व्यवस्था था, जिसमें सूबेदारों का क्रम महिपतराव दिनकर 1787 से 1790, विट्ठलराव दिनकर 1790 से 1796, भवानी कालू 1796 से 1797, केशव गोविंद 1797 से 1808, बीकोजी गोपिंडरी 1808 से 1809, बीकोजी गोपाल 1809 से 1817, सखाराम हरि एवं सीताराम टाटिया, इनका है 1817 में ही है, और अंतिम है यादवराव दिवाकर, जिन्होंने है 1817 से 1818। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था के अंतर्गत सूबेदारों का क्रम। अगला प्रश्न पूछा गया था ब्रिटिश अधीक्षकों के कालक्रम लिखिए। तो आपको केवल कालक्रम लिखना था, उल्लेख नहीं करना था। उत्तर देख लीजिए, ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से 1830 के समय अधीक्षकों का क्रम। देखिए, इसमें आप लिख भी सकते थे ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन 1818 से 1830 तक था। इस समय जो अधीक्षक थे उनका क्रम निम्नानुसार है। पहला कैप्टन एडमंड 1818, कैप्टन एगेन्यू 1818 से 1825, कैप्टन हंटर 1825, कैप्टन सैंडीज 1825 से 1828, कैप्टन विल्किंसन 1828 और अंतिम है कैप्टन क्रॉफर्ड 1828 से 1830। ये देखिए, ये फैक्ट बातें हैं। आपको कहीं कुछ लिखना नहीं था, केवल आपको कालक्रम अनुसार
बताना बस था। तो कम से कम इन बातों को याद रखिए, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज का 7वां प्रश्न था जिलेदारों का क्रम लिखिए। उत्तर देख लीजिए। पुनः मराठा शासन 1830 से 1854 के समय जिलेदारों का क्रम किस प्रकार था? कृष्णराव अप्पा, अमृतराव अप्पा, सदरुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इंदुकराव, सखाराम बापू, गोविंदराव अप्पा, गोपालराव अप्पा। ये आपका आज का 7वां प्रश्न था। जिलेदारों का क्रम लिखिए। पुनः उन सहयोगी दाताओं का हमारे CGPSC 100 नोट्स परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप सभी छात्र सहयोग देना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे आप SMS कर दीजिएगा। आपको कहीं कुछ प्रश्न में डाउट आए हों, चाहे आप कृषि विधेयक बिल की बात हो, चाहे आज के प्रश्नों की बात हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या पर्सनल SMS भी कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, सुबह एक नए प्रश्नों के साथ। तो तैयार रहिएगा कल के प्रश्नों के लिए, काफ़ी रात्रि होने का वाला है। तो देखिए, प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते जाइए। मेगा टेस्ट में इन्हीं प्रश्नों में से आपको शब्द सीमा के तहत प्रश्न दिए जाएंगे। तो पहले से बोल देता हूँ, अन्यथा बातों का उल्लेख मत कीजिएगा। देखिए, केवल एक दिन लिखने से कुछ नहीं होगा। इसमें से बहुत छात्र ऐसे शामिल हैं जो केवल मेगा टेस्ट के लिए आए हैं। तो मेगा टेस्ट में क्या है, हम आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, तथ्य शामिल है। इसी को ही हम शब्द सीमा के रूप में देंगे। लेकिन आप मॉडल आंसर देखे नहीं रहेंगे, मॉडल आंसर से नोट से नहीं बनाए रहेंगे, तो आप अन्यथा बातों का ज़्यादा उल्लेख करेंगे। इससे क्या होगा, आपका प्राप्तांक अंक कम आएंगे। आपके पास नोट से ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे? एक दिन में तो एक हफ्ते का रिवाइज नहीं कर सकते हैं। देखिए, मॉडल आंसर में क्या रहता है, आपको उत्तर भी लिखना रहता है, तो इसलिए 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है। आज का लंबा क्लास इसलिए हुआ है क्योंकि कृषि विधेयक बिल को भी समझाना था। तो प्रत्येक मॉडल आंसर के लिए आप 20 मिनट कम से कम अपना समय निकालिए और नोट डाउन करते जाइए। अगर नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न आप देखेंगे एक पेज में आ जाता है। तो इस तरह से आप आगे कंटिन्यू रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।